Welcome to the up-to-date chemistry classes. So dear viewers, first of all आपने अब तक है ना जीओसी में जो बेसिक से हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, फिर है ना इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हम पढ़ रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं और इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस में हमने पढ़ा था इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, ये सब चीज़ें हम देख रहे थे। ठीक है, हमने ना एसिडिक नेचर देखा था, हाइड्राइड्स का देखा था 14, 15, 16, 17 ग्रुप का है ना। ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में। अब इस लेक्चर में क्या देखेंगे, हम इसमें कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिनका एसिडिक नेचर हमें निकालना है और फिर आगे लेक्चर को प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और लेक्चर के बाद में आपको क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको हमें अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है ना, अब जो एसिडिक नेचर होता है ना, वो जो कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होती है, H प्लस को निकलने के बाद में उसकी स्टेबिलिटी ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट्स के ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फैक्टर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओनली हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये जो मिथाइल है इस ग्रुप का है ना प्लस आई लगेगा, और यहाँ तो मतलब ये लेस एसिडिक होएगा देन फर्स्ट से। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, मतलब जो थर्ड वाला लेस एसिडिक है देन सेकंड से। और यहाँ पे देखिए जो है ना प्रोपाइल ग्रुप है जिसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो जैसे जैसे ये एल्काइल चेन बढ़ती जाएगी, साइज एल्काइल चेन का बढ़ता जाएगा, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा। सो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखा जाए तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि जैसे है ना ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इससे नियरेस्ट कार्बन कैसा है, यहाँ 1 डिग्री है, यहाँ पे भी 1 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री है इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में, यहाँ पे 3 डिग्री है। मतलब इसका प्लस आई इफेक्ट है ना, सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट तो इसमें है। ठीक है, फिर इसमें थोड़ा सा इससे कम प्लस आई इफेक्ट है। इस वाले में देखिए ये तो 1 डिग्री है, लेकिन इसका जो नेक्स्ट नियर नेबर जो कार्बन एटम है वो 2 डिग्री है, मतलब इसमें प्लस आई इफेक्ट है ना इसके कंपेरेटिव तो कम है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए है ना, इसके जो 1 डिग्री कार्बन के जो नेक्स्ट नियर कार्बन है वो भी 1 डिग्री है, तो यहाँ पे प्लस आई सबसे कम है। तो अप टू डाउन जाने पे क्या हो रहा है कि प्लस आई इफेक्ट है ना इंक्रीज हो रहा है। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होने का मतलब कॉन्जुगेट जो बेस बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, दैट इज एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज। एसिडिक नेचर अप टू डाउन जाने पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे है ना ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ पे क्लोराइड लगा हुआ है ना, इस कार्बन पे एक है, इस वाले कार्बन पे है ना अल्फा कार्बन पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, और इस अल्फा कार्बन पे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं। मतलब है ना माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्योंकि नंबर ऑफ जो क्लोरीन एटम है वो इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट लेफ्ट टू राइट है ना इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे थोड़ा सा ये है, तो जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी कि इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और उसके कारण है ना लेफ्ट टू राइट जाने पे सबसे ज़्यादा एसिडिक है ना थर्ड वाला रहेगा, फिर सेकंड वाला एंड देन फिर फर्स्ट वाला। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे है ना ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और हमें पता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस है ना। तो ये देखिए यहाँ पे अगर डिस्टेंस देखें तो थर्ड वाले कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे इस सेकंड कार्बन पे ही लगा हुआ है, और यहाँ पे जिस पे है ना कार्बोक्सिलिक एसिड के जिस पे ये COH ग्रुप लगा हुआ है उसी कार्बन पे है ना जो क्लोरीन भी लगा। मतलब यहाँ पे है ना जो माइनस आई इफेक्ट है ना सबसे ज़्यादा होएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा कम होएगा, और यहाँ पे सबसे कम माइनस आई इफेक्ट होएगा। तो हम देख रहे हैं कि अप टू डाउन जाने पे जो माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, दैट इज एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि अमोनिया है, H2O है और H2S है ना।
इनके एसिडिक नेचर का ऑर्डर निकालना है। जैसे कि अगर है ना, हमने देखा कि जो हाइड्राइड्स रहते हैं जो 13, 14, 15 और 14, 15, 16 और 17 ग्रुप के, तो उसमें क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे तो एसिडिक नेचर क्या होता है कि इंक्रीज होता है। मतलब अगर इन दोनों में कंपैरिजन देखेंगे ना, तो 2 का ज़्यादा होएगा देन 1 से। लेकिन हमने ये देखा कि जो हाइड्राइड्स होते हैं उनमें अप टू डाउन जाने पर भी क्या होता है, एसिडिक नेचर है ना इंक्रीज होता है। मतलब थर्ड वाले का सबसे ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये है ना एसिडिक नेचर का ऑर्डर आ गया। सेम वही है, जैसे नाइट्रोजन CH3NH2 और CH3OH में ना एसिडिक नेचर किसका होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे है ना इसका 2 नंबर का ऑक्सीजन OH, इसका है ना एसिडिक नेचर ज़्यादा होएगा सेकंड वाले का देन फर्स्ट से, क्योंकि H+ निकलने के बाद में है ना ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो O पे जो माइनस चार्ज आएगा वो ज़्यादा स्टेबल होएगा देन फर्स्ट से। ठीक है, नाइट्रोजन से। लेकिन है ना अगर हम है ना अप टू डाउन जाते हैं ना, तो अप टू डाउन वाले में ना साइज फैक्टर वेरी करता है। यहाँ पे हम CH3OH से हम है ना अगर CH3SH की तरफ गए, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ठीक है, तो H+ निकलने के बाद में ये कॉन्जुगेट बेस बना CH3S है ना, तो ये जो कॉन्जुगेट बेस बना ना, इस पे नेगेटिव चार्ज क्या है कि सल्फर का साइज ज़्यादा है, तो वो नेगेटिव चार्ज अच्छे से स्प्रेड हो पाएगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है ना। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा रहेगा, 3 नंबर, फिर 2 नंबर और फिर 1 नंबर। तो ये इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है। देखो इसमें एक H है जो कि है ना कार्बन से लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये कार्बन से लगी हुई है। एक ऑक्सीजन, एक H है, D है जो कि ना ऑक्सीजन से लगी हुई है, एक जो H है जो सल्फर से लगी हुई है, और एक है ये HB है जो नाइट्रोजन से लगी हुई है। तो सबसे ज़्यादा तो किसका होएगा, सल्फर वाली का होएगा, मतलब H सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगी। फिर HB और HD में से देखा जाए तो HD सबसे एसिडिक रहेगी, और HC तो सबसे लीस्ट एसिडिक रहेगी। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने वाला वो देख लेंगे भाई। अगर यहाँ पे ये ऐसी निकलती है तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से निकलती है ये HB तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर है ना इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जिसकी जितनी अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी ना, उतना ही है ना इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो HA हो गया, ड्यू टू द साइज फैक्टर हुआ है ये वाला तो ना। ठीक है, फिर उसके बाद में HD हुआ, फिर उसके बाद में HB स्टेबल होएगा, और फिर HC स्टेबल होएगा। तो ये होगा इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा किसकी, ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, और फिर कार्बन की। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर हो गया, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी नेगेटिव चार्ज को उतना ही स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है एसिडिक नेचर ऑफ ए कंपाउंड्स, है ना। ओके, अगर यहाँ पे है ना इसको pH और pKa से भी रिलेट करके बताया है, तो ये डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कंपाउंड है कोई, वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा, उससे H+ निकल जाएगा, तो है ना मतलब H+ निकल रहा है, एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, ये कॉन्जुगेट बेस बना, जो कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगी। ठीक है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज मतलब इस कॉन्जुगेट बेस की अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो जो ये कॉन्जुगेट एसिड है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होएगा। ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि अगर इस कॉन्जुगेट बेस के H+ निकलने के बाद में अगर इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो इस कॉन्जुगेट एसिड की एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब इस कॉन्जुगेट बेस कैसा है, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, तो इसको है ना नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फैक्टर से इफेक्ट करता है ना। तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, कॉन्जुगेट बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। मतलब -I -H और -R के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा, और +I +H और +R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। राइट, अब जैसे है ना एसिडिक नेचर ऑफ जो कॉन्जुगेट एसिड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। राइट, है ना। तो जैसे -I के इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं उनके क्या रहती है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। राइट, अब जैसे है ना जैसे H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है, अगर हम एसिडिक नेचर की बात करते हैं,
तो H जो एसिडिक नेचर क्या होगा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा। अब हम देखते हैं कि pH क्या होती है। pH होती है नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। तो मतलब ये जो एसिडिक नेचर होगा वो pH के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होएगा। pH के तो क्या होएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होएगा। और जो Ka होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है जो है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा, है ना, जो एसिडिक नेचर है। और जो pK है, pKa क्या होती है, सेम होती है नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ Ka, ठीक है। तो जो pKa है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। अब जो एसिडिक जो नेचर है वो OH माइनस आयन की जो कंसंट्रेशन है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। और है ना सिमिलरली जैसे है ना POH क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ ए OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जो है ना जो एसिडिक नेचर होगा ना वो POH है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा। Kb के है ना बेस का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा और pKb के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। एक बार इसे और एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि कुछ लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो जो एसिडिक नेचर है कॉन्जुगेट एसिड का, वो क्या होगा कि जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी जो कॉन्जुगेट एसिड होगा उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि जो इसी इसी के साथ है ना जो एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है ना Ka के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। लेकिन हमें पता है कि जो pH होता है ना, pH वो क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। मतलब अगर कोई चीज़ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो pH के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, ठीक है। तो जो एसिडिक नेचर है वो pH के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी और जो pKb है ना, pKa है उसके है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, ठीक है। सॉरी pKa के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। और सिमिलरली है ना pKa क्या होता है, वो भी होता है नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ ए Ka, ठीक है। तो इनमें आपस में ना माइनस वाला रिलेशन है, मतलब कोई भी जो है ना Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो pKa के कैसी होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब जैसे अब नेक्स्ट देख लेते हैं ना, एसिडिक नेचर ऑफ ए कॉन्जुगेट एसिड, है ना। एसिडिक नेचर ऑफ ए कॉन्जुगेट एसिड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द OH माइनस आयन। सिंपल सी बात है, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन के तो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होएगा जो एसिडिक नेचर है। अब OH और इसी प्रकार है ना जो Kb होगा, जो बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसे हम Kb बोलते हैं, तो उसके भी है ना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा एसिडिक नेचर। लेकिन हम जानते हैं POH इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ OH, है ना। तो कोई भी चीज़ है ना OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन, अगर कोई भी इस OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो इसके POH के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्योंकि इनके बीच में माइनस का रिलेशन है। तो ये ना POH के जो एसिडिक नेचर है वो POH के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा। सिमिलरली pKb के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा। तो होप सो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इससे बेस्ट कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है ये, ओके एक एग्जाम्पल ये देख लेते हैं हम। यहाँ पे है ना ये कोई एसिड दिया हुआ है, यहाँ पे है ना फ्लोराइड लगा, बाकी सब तो देखो इतना तो पार्ट सब में सेम है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखते ही ये पता लगा लेना चाहिए कि किस डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है कंपाउंड्स में। तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये हेलोजेंस है, ठीक है। ये हेलोजेंस है। अब है ना H प्लस आयन निकल जाएगा और यहाँ पे CO माइनस आ जाएगा, सब में इसी प्रकार से होएगा। अब जो जो कॉन्जुगेट बेस बन गया ये, अब इसकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होगी, इसे लगने वाला जो ये हेटेरो एटम है फ्लोरीन है,
ये फ्लोरीन इनकी जो भी है ना हेलोजन से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, इनमें से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वही है ना उसको कॉन्जुगेट बेस को उतना ही स्टेबल करेगा, और उसी की है ना उसी कंपाउंड की है ना एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो हेलोजन्स है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माइनस आई इफेक्ट ऑफ हेलोजन्स डिक्रीज हो रहा है, सो एसिडिक नेचर क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 और सबसे ज़्यादा लास्ट में ये है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, अगर ये एसिड्स है, यहाँ पे ये कार्बन sp3 है, ये sp2 है और ये sp। अब अप टू डाउन जाने पे हमें पता है कि परसेंट एस करेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है अप टू डाउन जाने पे एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये हो गया, सबसे ज़्यादा एसिडिक 3 नंबर, फिर 2 नंबर हो गया और फिर ये 1 नंबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 7th एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे रिंग का साइज डिक्रीज हो रहा है ना। रिंग का साइज डिक्रीज होने पर क्या होता है कि स्मॉलर द रिंग मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पे। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये एसिडिटी का ऑर्डर आ जाएगा 3 2 1। ठीक है, अगर ये 1 है, ये सेकंड है और ये 3 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये H प्लस अगर निकल जाता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का H प्लस निकल जाता है, तो इस वाले ग्रुप का क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। अब यहाँ पे है ना, अगर ये H प्लस निकल जाता है तो इसका माइनस आई लगेगा, लेकिन यहाँ पे बीच में CH2 आ गए। अब यहाँ पे 2 CH2 आ गए और यहाँ पे 3 CH2 आ गए, इसका H प्लस निकल जाएगा। तो इसका जो माइनस आई इफेक्ट है ना, तो देखिए यहाँ पे तो डायरेक्ट लग रहा है, डायरेक्ट जो CO है उसे COH ग्रुप लगा हुआ। यहाँ पे एक है ना जो CH2 ग्रुप आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, फिर 3 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जो माइनस आई की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब माइनस आई इफेक्ट है ना डिक्रीज हो रहा है। सो एसिडिक नेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होएगा, बिकॉज 1 हाइड्रोजन रिमूव एंड रिमेनिंग COH ग्रुप बिहेव एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा ग्रुप रहेगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक ये 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा और फिर 3 रहेगा और ये 4th है ना सबसे लेस एसिडिक रहेगा। अगर है ना, अब ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर है, अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगे हुए हो, मतलब जैसे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, अगर ये सब चीज़ें लगी होगी तो उनके अकॉर्डिंग हमें एसिडिक नेचर डिसाइड करना होगा। लेकिन अगर कोई भी ग्रुप्स नहीं लगे हुए, उस कंडीशन में क्या होगा, अगर एसिडिक नेचर है तो सबसे ज़्यादा तो फॉर्मिक एसिड होएगा, फिर उसके बाद में बेंजोइक एसिड होएगा, फिर अदर एसिड्स होंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, फॉर्मिक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड और फिर अदर एसिड। अदर एसिड का मतलब हो गया यहाँ पे जो एल्काइल एसिड्स होंगे ना। ठीक है, फिर उसके बाद में फिनोल, फिर मिथेनॉल और फिर वाटर, फिर अदर एल्कोहल। मतलब फिनोल है ना मेथेनॉल से ज़्यादा एसिडिक है और मिथेनॉल है ना वाटर से ज़्यादा एसिडिक है, और जो अदर एल्कोहल है फिर इनके अलावा वो है ना वाटर से लेस एसिडिक है। ठीक है, फिर एल्काइन और फिर अमोनिया। अमोनिया तो लगभग बेसिक की कैटेगरी में ही आ जाता है। तो एक बार ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख लेते हैं। फॉर्मिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं लगे होने चाहिए, कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप्स नहीं लगे होने चाहिए, नॉर्मल कंडीशन की बात है। फिर बेंजोइक एसिड एसिड रहेगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक फॉर्मिक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड और फिर अदर एसिड्स हो गए। ठीक है, उसके बाद में आएगा फिनोल, और फिनोल के बाद में आएगा मिथेनॉल। फिनोल मिथेनॉल से ज़्यादा एसिडिक है ड्यू टू द फिनोक्साइड आयन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, और वाटर से भी ज़्यादा एसिडिक है मिथेनॉल। और फिर उसके बाद में वाटर से लेस एसिडिक है अदर एल्कोहल। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाएगा एल्काइन आ जाएगा और फिर अमोनिया आ जाएगा। तो ये एसिडिक जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ये याद करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर याद करना इंपॉर्टेंट है। इसे याद करने के लिए कैसे कर सकते हैं, सबसे पता है फॉर्मिक, सबसे ज़्यादा फॉर्मिक एसिड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ना कोई भी है ना इस नेगेटिव चार्ज को ना स्टेबलाइज कर डिस्टेबलाइज करने वाला, मतलब प्लस आई इफेक्ट वाला कोई भी नहीं है। फिर उसके बाद में है ना बेंजोइक एसिड रहेगा और फिर अदर एसिड। ठीक है, सबसे ज़्यादा फिनोल रहेगा, है ना, अल्कोहल वाली अगर कैटेगरी OH ग्रुप वाली कैटेगरी में आते हैं तो फिनोल सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा, फिर मिथेनॉल और फिर थर्ड नंबर पे आ जाएगा वाटर आ जाएगा। वाटर, जितने भी अल्कोहल हैं हम ध्यान रखेंगे वाटर से लेस एसिडिक होता है एक्सेप्ट मिथेनॉल। मिथेनॉल वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में एल्काइन आ जाएंगे और फिर ये अमोनिया आ जाएगा।
और मिथेनॉल से भी ज़्यादा एसिडिक कौन है? फिनोल है। नेक्स्ट है इफ ऑल फैक्टर वर्क्स एट द सेम टाइम, है ना, सारे फैक्टर अगर एक ही टाइम पे वर्क कर रहे हैं, देन डिस्टेंस इज डोमिनेंट आवर नंबर एंड नंबर इज डोमिनेंट आवर पावर, है ना। तो हम है ना इंडक्टिव इफेक्ट में एक डीएनपी रूल को ध्यान रखते हैं, डिस्टेंस इज डोमिनेंट आवर नंबर, नंबर इज डोमिनेंट आवर पावर, ठीक है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। यहाँ पे देखिए ये देखो डिस्टेंस अगर देखी जाए तो डिस्टेंस यहाँ पे 2 CH2 के बाद में ये क्लोरीन लगे यहाँ पे भी, और यहाँ पे देखो डिस्टेंस सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस सब में सेम है, इन तीनों में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में। फिर उसके बाद में नंबर पे देखते हैं, तो इसमें नंबर 1 है, इन पे नंबर 2 है, तो मतलब इन दोनों में से है ना एसिडिक रहेगा। फिर पावर देखते हैं, तो पावर है ना फ्लोरीन की जो है ना, जो -I इफेक्ट है वो ज़्यादा है, तो 3 नंबर एसिडिक रहेगा, फिर 1 नंबर, और सबसे लीस्ट एसिडिक रहेगा 2 नंबर। तो ये इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए पीके। अब पीके का मतलब क्या हो गया? पीके का मतलब क्या हो गया? जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर है वो क्या होता है? पीके के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो हमें क्या देना है? एसिडिक नेचर का रिवर्स ऑर्डर देना है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? पीके का ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम एसिडिक नेचर का ऑर्डर लिखते हैं, फिर उसका रिवर्स कर देंगे तो वो पीके का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले तो ओके, यहाँ पे देखिए ये सबसे लीस्ट एसिडिक है, ठीक है। सबसे मोर एसिडिक यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे साइनो ग्रुप है, और यहाँ पे ये NR3 है। तो -I इफेक्ट सबसे ज़्यादा पहले तो डिस्टेंस देखेंगे, देखो डिस्टेंस यहाँ पे कम है, फर्स्ट और फोर्थ में डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो हम तो -I इफेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहे हैं, तो सब नाइट्रो का जो -I इफेक्ट ज़्यादा होएगा, तो सबसे एसिडिक है ना, मोर एसिडिक कौन सा होएगा? 1 होएगा, फिर उसके बाद में 4 होएगा। इसके बाद में हम देखेंगे डिस्टेंस डिस्टेंस है ना, तो फिर ये देखो फिर सेकंड वाला मोर एसिड, सेकंड की एसिडिटी होएगी। अब देखो फोर्थ और अगर थर्ड में अगर हम कंपेयर करते हैं, तो ये थर्ड वाला कौन सी कैटेगरी में जाएगा? ये RCOH ग्रुप की कैटेगरी में जाएगा। तो ये फॉर्मिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, एंड सबसे लिस्ट एसिडिक 2 नंबर रहेगा। ये होएगा एसिडिक नेचर का ऑर्डर 1 4 2 5 3। सॉरी ये 3 है, इसका नंबरिंग 3 है, ठीक है। तो ये हो गया एसिडिक नेचर का ऑर्डर हो गया। अब हमें क्या निकालना है? पीके का ऑर्डर निकालना है। ये तो किसका ऑर्डर था? ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर था। तो पीके का ऑर्डर क्या होता है? एसिडिक नेचर का रिवर्स होता है। तो पीके का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 5